पिरामिड स्कीम्स, MLM, चिट फंड, पॉन्जी स्कीम्स। संदीप सर कहते हैं कि बिजनेस के नाम पर काफी सारे स्कैम्स हो रहे हैं और सब लोगों का फोकस सिर्फ एक इंसान विवेक बिंद्रा सर पर है। लेकिन क्या वो अकेले हैं या फिर YouTube पर और भी लोग इसी पिरामिड स्कीम के चक्कर में लोगों को फंसा रहे हैं? विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, इस पूरे किस्से से लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गॉसिप ही सीखा, लेकिन प्रॉब्लम इससे और ज्यादा गहरा है। स्ट्रेट अवे पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। लोग स्कैम्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? बस 3 सवाल है। ये 3 सवाल पूछने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये स्कीम है या स्कैम। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब लोगों तक पहुंचना काफी जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इसके बारे में पता होना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहला सवाल है, पैसा कहां से आता है? एक पैटर्न को समझते हैं। एक पिरामिड स्कीम की शुरुआत एक इंसान से होती है जो कुछ लोगों को हायर करता है अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी स्कीम प्रमोट करने के लिए। इन लोगों को इनिशियली कुछ पैसे मिलते हैं। ये लोग अपने अंडर कुछ लोगों को हायर करते हैं, बट नॉट एज एन एम्प्लॉय, एज एन इन्वेस्टर। सेकेंड लेवल के लोग कुछ फी देकर ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्यों ज्वाइन करता है? आज के जमाने में कोई किसी भिखारी को 2 रुपए देते समय भी कतराता है, तो कोई वही इतनी बड़ी फी देकर किसी नई कंपनी को ज्वाइन क्यों करे? जवाब सिंपल है, लालच के चक्कर में। उन्हें पैसों का लालच दिखाया जाता है। कहा जाता है कि और लोगों को जोड़ो, आपको हर नए एनरोलमेंट पर कमीशन मिलेगा। RBI ने पिरामिड स्कीम के अगेंस्ट लोगों को वार्न किया है कि हाई रिटर्न्स के झांसे में आकर ऐसी कंपनियां ज्वाइन ना करें। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मॉडल फ्लॉड है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं और समझते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं। सपोज एक पिरामिड स्कीम की शुरुआत एक इंसान से होती है, फिर वो 6 लोगों को हायर करता है और हर लेवल पर 6 और लोग ऐड होने हैं। तो सेकेंड लेवल पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 36 लोग होंगे। थर्ड लेवल पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 36 यानी 216 लोग होंगे। ऐसे करते करते 12th राउंड तक 2.1 बिलियन लोग यहां पर एनरोल हो जाएंगे, जो भारत के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, एटलीस्ट फिलहाल तो ज्यादा। तो होता क्या है, ऊपर का बंदा ही एक डबल एप्लीकेशन डालकर फिर से एनरोल होता है, यानी और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता जाता है, क्योंकि उन्हें टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं। खुद ही के पैसे को खुद ही वापस इन्वेस्ट करता है। इसकी लत लग सकती है, क्योंकि टारगेट्स कंप्लीट करने पर बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं, रिकॉग्निशन मिलता है। और ये तो एक पिरामिड स्कीम का आइडियल सिनेरियो हो गया, जहां पर वो पिरामिड स्कीम 12वें लेवल तक पहुंची। यूजुअली ऐसी पिरामिड स्कीम की कंपनियां काफी लोकल होती हैं। वो छोटे छोटे शहरों में, गांवों में ही ऑपरेट करती हैं, यानी एग्जिस्टिंग लोगों का ही पैसा एक दूसरे में खेलता रहता है। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, पैसा कहां से आता है? एक फेमस लाइन है, ट्रेस द मनी बिकॉज मनी नेवर लाइज। अक्सर ऐसी पिरामिड स्कीम में कोई ना कोई प्रोडक्ट सिर्फ एज अ फ्रंट बेचा जाता है। लोगों को एक पिरामिड स्कीम स्पॉट करने में मुश्किल तभी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें शैम्पू का सेल्समैन बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि शैम्पू कैसे बेचा जाए। लेकिन थोड़ा ही काम करने पर पता चलता है कि कोई भी ये शैम्पू खरीदने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि शैम्पू में कोई दम है ही नहीं। शैम्पू लगाने पर बाल ही झड़ जाते हैं। लेकिन इस समय तक बंदा एक ट्रैप में अटक चुका है। उन्हें लगता है कि हमारा पैसा अटका हुआ है, तो यही बोझ उठाकर किसी और के सर पर रख देते हैं, उसको रिक्रूट कर देते हैं, उससे हमारा कमीशन कमा लेते हैं और फिर कल्टी मारते हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले सबसे पहला सवाल ये पूछिए कि आपका प्रॉफिट कहां से आता है। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका ज्यादातर प्रॉफिट उस प्रोडक्ट को बेचकर ही आना चाहिए, ना कि लोगों को रिक्रूट करके। कितना पैसा प्रोडक्ट के सेल से आता है और कितना पैसा रिक्रूटमेंट से। इस एक सवाल से आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस मॉडल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन अगर कोई लेवल्स नहीं है तो क्या पूछना है? अक्सर विवाद यहां पर आकर रुक जाता है कि हमारी कंपनीज में कोई लेवल्स नहीं है। जो अफिलिएट होता है उस अफिलिएट का कनेक्शन सीधा ब्रांच से होता है। तो अगर कोई लेवल्स नहीं है तो इसे पिरामिड कैसे कह सकते हैं? ऑफ कोर्स ये पिरामिड नहीं है, इसके लिए एक और नाम है, पॉन्जी स्कीम। चार्ल्स पॉन्जी नाम का एक इंसान 1900s में इटली से अमेरिका आया। उसके सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन बैंक बैलेंस 0 था। उसने क्विकली पैसे जनरेट करने के लिए एक स्कीम निकाली, 90 डेज में पैसा डबल। वो लोगों के पैसे ले लेता और बदले में पोस्टल रिप्लाई कूपन्स दे देता, फिर 90 दिन बाद उन्हें डबल पैसे करके दे देता। लेकिन एक बार पैसे डबल हो जाने के बाद इन्वेस्टर लालची हो जाता। वो कहता कि ये डबल पैसे वापस तू ही रख और 4 गुना करके मुझे दे दे। डबल हुए पैसे लेकर वो कभी भी खुश नहीं होता,
और ये बात चार्ल्स पॉन्जी को पता थी। ह्यूमन ग्रीड हैज नो एंड। लोगों के लालच का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए लोग उसे बार बार पैसे देते गए और चार्ल्स पॉन्जी भी बार बार उन्हें डबल करता गया। यानी सारे लोगों का प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर ही था, उन्होंने कभी भी हाथ में पैसे वापस लिए ही नहीं। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल था? बिल्कुल नहीं। जैसे ही नए लोग जुड़ना बंद हो गए, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये पूरी सिस्टम कोलैप्स हो गई। समझने जैसी बात यह है कि यहां पर कोई पिरामिड नहीं था, बस मनी सर्कुलेशन यही स्कैम था। प्रोडक्ट था बस लोगों की ग्रीड। हम फिर हेरा फेरी पर मीम्स बनाते हैं, लेकिन उस पूरे मूवी में जो पॉइंट था उस पॉइंट को भूल जाते हैं। उस मूवी में जो वार्निंग दी गई थी उसे नहीं समझते। हमारे क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर वापस आते हैं। कोई लेवल नहीं है तो क्या पूछना है? पूछना यही है कि पैसा डबल होता कैसे। दुनिया की कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको 200% गारंटीड रिटर्न्स नहीं दे सकती। अगर कोई बिजनेस लेजिटिमेट बिजनेस है तो वो आपको दोनों में से एक ही चीज दे सकता है, एक हाई रिटर्न्स या दूसरा गारंटी। दोनों एक साथ कोई भी नहीं दे सकता। बैंक आपको रो रो कर 7.5% रिटर्न्स देती है, तो ये आपको 200% रिटर्न्स, और वो भी गारंटीड, कैसे दे सकते हैं? अगर ऐसे मनी सर्कुलेशन का आप हिस्सा हैं तो वो कभी ना कभी कोलैप्स जरूर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रोडक्ट में दम है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है कि क्या प्रोडक्ट में दम है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में दम है तो वो स्कैम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करना या फिर लोगों को अफिलिएट बनाना कोई स्कैम नहीं होता। Amazon का भी अफिलिएट प्रोग्राम चलता है, क्या इसका मतलब यह है कि Amazon स्कैम कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनियां भी एजेंट्स को हायर करती हैं, वो एम्प्लॉइज नहीं होते, उन्हें भी कमीशन मिलता है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां भी स्कैम कर रही हैं? अगर प्रोडक्ट में वैल्यू है तो वो स्कैम नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट ही लोगों को रिक्रूट करना है तो वो स्कैम हो सकता है। यहां प्रॉब्लम यह होता है कि वैल्यू ये काफी सब्जेक्टिव टर्म है। क्या आज के जमाने में घड़ी की कोई वैल्यू है? घड़ी टाइम बताया करती थी, जो आज मोबाइल भी कर सकता है। फिर भी लोग 10-10 लाख की घड़ियां क्यों खरीदते हैं? क्या ये स्कैम है? ये एक और दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में एक वीडियो हम फ्यूचर में जरूर बनाएंगे। पॉइंट यह है कि वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट में है, भले ही वो परसीव्ड वैल्यू ही क्यों ना हो। जब कोई इंसान रोलेक्स खरीदता है तो वो रोलेक्स पहनने के लिए खरीदता है, ना कि उस रोलेक्स को फ्यूचर में बेचने के लिए। लोग मानते हैं कि रोलेक्स में दम है, उसके ब्रांड में दम है, उसे पहनने के बाद उनकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। कुछ तो बात है जिसके लिए वो लाखों रुपए देकर एक घड़ी खरीदने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ एक ग्रे एरिया स्टार्ट होता है जिसका इस्तेमाल करके कई सारी कंपनीज आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचती है जिसकी वैल्यू काफी कम होती है, लेकिन परसीव्ड वैल्यू वो आपके दिमाग में काफी हाई बना देते हैं। कभी रिलीजन का इस्तेमाल होता है, कभी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कभी आपको जेमस्टोन्स बेचे जाते हैं, कभी कोई अंगूठी बेची जाती है। तो आइडेंटिफाई क्या करना है? आइडेंटिफाई यही करना है कि उनके वादे कितने बड़े हैं। कोई भी घड़ी पहनने के बाद कोई मिलियनेयर नहीं बनता, और ये उनके एडवर्टाइजमेंट में भी क्लियर होता है। वो वही एडवर्टाइज करते हैं जो वो आपको दे सकते हैं, जो वो आपको ऑफर कर सकते हैं, ना कि आपकी लाइफ में इससे क्या बदलाव आएगा ये। प्लस वो ये नहीं कहते कि 5 लोगों को रोलेक्स खरीदवाओ तो आपको 5 रोलेक्स फ्री में मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज ऑल टू गुड टू बी ट्रू, सो इट इजंट। और सबसे जरूरी बात यही है जो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था और आज फिर से दोहराऊंगा कि लोग नादान नहीं होते। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि स्कैम क्या है और असलियत क्या है, लेकिन फिर भी लोग जानबूझकर इसमें एंटर करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो स्मार्ट हूं, मैं मेरे साथ स्कैम होने से पहले इससे निकल लूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा, खुद के लिए गाड़ी ले लूंगा, ज्यादा नहीं, बस इतना सा यहां से रिटर्न ले लूंगा और कल्टी मारूंगा। लोगों को लगता है कि वो स्कैम एक्सपोज होने से पहले खुद का प्रॉफिट कमा लेंगे और निकल लेंगे, और ऐसा सोचने वाले लोग ही बड़े बड़े स्कैम्स का शिकार होते हैं। ये सारी बातें अगर मेरे जैसा छोटा इंसान आपको इतने क्लियरली बता सकता है, जो गूगल पे एक सर्च के साथ अवेलेबल हैं, उनके अगेंस्ट सरकार समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं उतारती जो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा स्कैम है और कौन सा नहीं? क्यों इस पर फास्ट ट्रैक एक्शंस नहीं लिए जाते? इतना सब पता है, लेकिन फिर भी ऐसी कई सारी स्कीम्स हर शहर हर गली में क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्यों लोग फंसते हैं और स्कैम का शिकार होते हैं? आज लोगों का फोकस सिर्फ विवेक बिंद्रा सर पर है, लेकिन हम बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं। आज करोड़ों लोगों का पैसा लेकर फाउंडर्स जेल में बंद होते हैं या फिर देश से बाहर होते हैं। 25,000 करोड़ का पैसा सरकार के पास जमा होने के बाद भी सिर्फ 17,500 लोगों को, वो भी 138 करोड़ रुपए ही वापस मिलते हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाते हैं, उन्हें शादियों में इनवाइट करते हैं, क्रिकेट की टीम को स्पॉन्सर करते हैं। क्या उन्हें कोई भी नहीं रोकता? कोर्ट नहीं रोकता, आरबीआई नहीं रोकता, सरकार नहीं रोकती। क्यों? बॉटम लाइन यही है कि देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और ये आज की बात नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है, और इतने सारे जॉब्स किसी भी पार्टी की सरकार जनरेट नहीं कर सकती। तो सरकार क्या सोचती है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी तरह का काम करने में व्यस्त है तो उसे व्यस्त रहने दीजिए। एक व्यस्त इंसान सवाल नहीं पूछता, फिर भले ही वो किसी स्कैम में ही व्यस्त क्यों ना हो। जो हो रहा है उसे चलने दो, हाथ मत लगाओ, बदलाव मत लाओ। इंडिया हेट्स रिफॉर्म्स। जब तक मामला बड़ा नहीं होता कुछ मत करो। इसी एटीट्यूड की वजह से देश पीछे रह रहा है और इन एक्शन के भी पैसे लिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी किसी पॉलिटिशियन के सपोर्ट के बगैर हो सकती है? लेकिन सजा सिर्फ कंपनी के मालिक को होती है, उन लोगों को नहीं जिन्होंने उसे सपोर्ट किया था। क्या वो लोग भी कल्प्रिट्स नहीं? इंटरनेट पर आज लोगों को लगता है कि विवेक बिंद्रा सर को टारगेट करने पर प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा, बट प्रॉब्लम और गहरा है। ये सारा किस्सा, ये पूरा रामायण आपको सुनाने के बाद आपके लिए एक सवाल है। वीडियो के बाद आप मुझे पूछेंगे कि क्या आपको किसी पिरामिड स्कीम का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, पैसों के लालच में पॉन्जी स्कीम में घुसना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर घुसे तो स्कैम होने का प्रॉब्लम, और अगर नहीं घुसे तो फोमो का प्रॉब्लम। फोमो इसीलिए क्योंकि हमारा ही पड़ोसी इसमें जरूर घुसेगा, गाड़ियां कमाएगा, बंगले कमाएगा, और आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको ताने देंगे। तो कंक्लूजन यही है कि इस बात का जज मैं नहीं बन सकता कि आपको ऐसी स्कीम्स में एंटर करना चाहिए या नहीं, बिकॉज ऐसी कई सारी चीजें गलत होती हैं लेकिन फिर भी लीगल होती हैं। दारू पीना, सिगरेट पीना गलत है। मुझे तो लगता है ऑनलाइन रमी खेलना भी गलत है, लेकिन फिर भी सरकार इसे अलाउ करती है, यानी ये लीगल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मार्गदर्शन नहीं करना चाहता, बस आपकी आंखें खोलना चाहता हूं ताकि आप सोच समझकर खुद के फैसले खुद ले सकें। वीडियो खत्म करने से पहले हमारे जो 3 सवाल थे उन्हें रिवाइज करते हैं। पहला सवाल है, पैसा कहां से आता है? ऑलवेज ट्रेस द मनी बिकॉज मनी नेवर लाइज। दूसरा सवाल उन कंपनीज के लिए है जिन कंपनीज में कोई लेवल्स नहीं होती, कि पैसा डबल होता कैसे? 200% रिटर्न्स देने का आपका बेसिस क्या है? इतने हाई रिटर्न्स आप किस बेसिस पर दे सकते हैं? उसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं? और तीसरा सवाल है कि क्या प्रोडक्ट में दम है, यानी असली प्रोडक्ट क्या है? क्या प्रोडक्ट को बेचना ही धंधा है या फिर लोगों को रिक्रूट करना धंधा है? पैसा आपका है, आपने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको आपके पैसे कहां इन्वेस्ट करने चाहिए और कहां नहीं, क्योंकि कई सारी लीगल चीजें भी होती हैं जो बाद में जाकर स्कैम निकलती हैं। कुछ साल पहले NFTs आए थे जो लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदे थे, लेकिन आज उनकी इंटरनेट पर वैल्यू 0 के बराबर है। गलत तो ये भी था, लेकिन लोग सरेआम कर रहे थे, और तो और इंटरनेट पर प्रमोट भी कर रहे थे। आज की दुनिया का रूल यही है कि जो पकड़ा जाता है वही चोर है, और ये बात आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे नए स्कैम्स आएंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे। तो आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या उल्लू बनने का रिस्क मैं उठा सकता हूं? क्या मेरा पूरा का पूरा पैसा डूबा, वर्स्ट केस सिनेरियो भी हुआ, तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं? क्या मैं इस बोझ के साथ जी सकता हूं? I follow one simple rule, don't put all of your eggs in the same basket। और यही एडवाइस मैं स्टॉक मार्केट में भी यूज करता हूं कि कंपनी कितनी भी पुरानी, कितनी भी ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, सारे के सारे पैसे एक कंपनी में लगाना काफी रिस्की है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, लोगों को एजुकेट करने का हमारा ये तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। क्योंकि हमारे आसपास जो बातें होती हैं उन्हें सिर्फ एज अ गॉसिप हमें नहीं लेना है, उनसे हमें सीखना है, और सबसे इंपॉर्टेंटली खुद को और हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।